चलें चालू करें। हाँ, काफी लॉन्ग टाइम बाद, बहुत दिन का हो गया, कितने लगभग बहुत दिन, काफी दिन हो गए। सो हमारा जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? पंच। आज हम पंच पे बात करेंगे, ठीक है। आज पंच पे बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में क्या कैलिपर तक देख लिया था, जेन नहीं कैलिपर देखा था, ठीक है, कैलिपर और डिवाइडर, ओके। उसके आगे अब हम बात करते हैं पंच पे। पंच का नाम सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा पंच का नाम हर जगह। होता क्या है कि जब हम जॉब बनाते हैं तो क्या होता है, हम वर्नियर हाइट गेज से पहले मार्किंग करते हैं ना। और किससे मार्किंग करते हैं हम? मार्किंग करते हैं स्क्राइबर से। स्क्राइबर से करते हैं ना, देखा होगा न्यूक्लियर एक स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर की भी क्लास हो गई अपनी, ओके। स्क्राइबर से मार्किंग करते हैं, और जो हमारे वर्नियर हाइट गेज में लगा होता है वो स्क्राइबर कौन सा होता है? ऑफसेट। ऑफसेट स्क्राइबर होता है ना वर्नियर हाइट गेज में। स्क्राइबर से मार्किंग तो करते हैं हम। जब मार्किंग करते हैं तो क्या होता है, उसमें सिर्फ लाइन मिलती है हमारे को, और वो लाइन क्या होती है? टेम्परेरी लाइन होती है, अस्थायी मार्किंग होती है। अब क्या है, उत्तीस से जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें हाथ लगता है, बहुत सारे टूल्स लगते हैं, और हमारे वाइस से पकड़ा जाता है। क्या होता है उससे, क्या होने लगता है कि मार्किंग क्या होने लगती है? मिटने लगती है, हटने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है वहां से। अब जब मार्किंग वहां से हटने लगेगी तो हमारे को क्या है, मार्किंग को परमानेंट करना है। यानी मार्किंग को कैसे करना है कि मार्किंग वहां से हटे ना। तो जिसके थ्रू हम मार्किंग करते हैं, जो अस्थायी मार्किंग होती है, उसको स्थायी बनाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं हम, जिस टूल का उपयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? पंच। तो पंच देखते हैं, जो पंच होता है कुछ इस टाइप से होता है, और जो पंच हमारा होता है वो क्या होता है? मार्किंग हैंड टूल होता है, ठीक है। क्या होता है? मार्किंग हैंड टूल। मार्किंग हैंड टूल। मार्किंग मतलब जैसे हम मार्किंग करते हैं और हैंड से करते हैं ना, इसी से, तो मार्किंग हैंड टूल होता है। तो जब भी किसी, इसकी डेफिनेशन में बोलेंगे, जब भी किसी वर्क पीस पर या किसी जॉब पर हम क्या करते हैं, टेम्परेरी मार्किंग किससे? स्क्राइबर से करते हैं। और उस टेम्परेरी मार्किंग को परमानेंट करने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? पंच बोलते हैं। और उसी प्रोसेस को उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पंचिंग, ठीक है। ये देखो, अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, ये है हमारा, एक मिनट, हाँ, ये हमारा क्या है? पंच है, दिख रहा है यहां पर। अब देखो, हम क्या होता है, एक लेआउट बनाते हैं, पहले बनाते हैं ना, जब आप मार्किंग करते हैं वर्नियर हाइट गेज से तो कुछ लेआउट बनाते हो पहले। लेआउट को परमानेंट करना है तो हम कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये दिख रहा होगा ना, यहां पर पंचिंग किया हुआ है, और ये होता है पंच, ठीक है। करते क्यों है? एक तो परमानेंट करने के लिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह पर हमारे को ड्रिल करना होता है, तो ड्रिल करने के लिए भी हमारे को क्या है कि पंच करना होता है। लेकिन उसके लिए क्या, सेंटर पंच करते हैं। अभी हम इसकी आगे की बात करेंगे। करते क्यों है पंच, मारते क्यों है? एक तो स्थायी हो जाता है, हमारे को पता रहता है कि इस जगह पर यह काम करना है, ठीक है। जैसे ड्रिल करना है, अब ड्रिल करना है तो हम सेंटर पंच से तो करते हैं। तो उसके दो फायदे होते हैं, एक तो हमारे को पता होता है कि वहां पर पंच करना है हमारे को, साथ में हमारा जो ड्रिल पे पॉइंट होता है ना, ड्रिल बिट में पॉइंट होता है, देखा होगा आप लोगों ने, पॉइंट देखा है ना, यस। तो वो पॉइंट जो होता है ना, उस पर बहुत फिट जम जाता है, और उससे क्या होता है, जो ड्रिल बिट होता है इधर उधर अलाइंड रहता है, इधर उधर नहीं जाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, इसलिए किया जाता है, ठीक है। तो जहां पर ये आर्क बनाना हो, सर्कल बनाना हो, ये बात हमने कर ली है। आप देख रहे हो, ये है पंच है, ये दिख रहा है पंच, दिख रहा है आप लोगों को, ये पंच है। और इस तरह से हम पहले मार्किंग करते हैं, फिर उसको परमानेंट बनाते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखनी है आपने, कि जो हमारे पंच, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, जैसे ये यहां पर एक पंच किया, यहां एक पंच किया, ये पंच किया, इनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 mm से 5 mm तक, ठीक है। दो पंच के बीच की दूरी, पंचिंग करने के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 mm से 5 mm। ज्यादा करीब करीब भी करोगे तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए आप इतना यूज करिए। कहीं कहीं 3 से 6 भी दिया होगा, ठीक है। 6 mm, ये ध्यान रहे, यहाँ mm है, इसको कुछ और ना समझ लेना, समझ गए। और इस टाइप से पंचिंग करनी होती है हमारे को, डन, ठीक है। अब आगे पंचिंग करने की, एक्चुअल में मैंने यहाँ प्रोसीजर दिखाने की कोशिश किया था। देखो, मैं तो आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ कि पंचिंग कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो था एक, वीडियो बना रखा है,
देखना, यहीं पर तो था। हाँ देखो पंचिंग किस टाइप से करते हैं, ये दिख रहा है, यहाँ पर ये पंचिंग कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये जो पंचिंग करने की जो बीच में डिस्टेंस होता है वो कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 mm के बीच में, ठीक है। और इसी टाइप से हमको पंचिंग करनी है, एनविल पे रखें, ओके, वही वही है। ठीक है, इसका वीडियो वहां नहीं आ पाया था, ये। अब हम बात करते हैं कि पंच का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, पंच का साइज कैसे लिया जाता है। तो जो पंच का साइज होता है उसकी लंबाई और उसकी मोटाई, यानी उसके डाया से लिया जाता है, मोटाई नहीं, गोलाई से, डायामीटर से, ठीक है। पंच का जो साइज है वो किस किस से लिया जाता है, उसकी लंबाई से और उसके डायमीटर से। तो देखिए जैसे यहां पर कुछ इस टाइप से पंच को दर्शाया जाता है, 150 इंटू 12.5 mm, मतलब इसमें क्या है, 150 इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और इसका डाया यानी जो ये हो गया, क्या हो गया, डायमीटर, व्यास कितना हो गया, 12.5 mm, ठीक है। इसको ऐसे स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। पंच को स्पेसिफाई करने का तरीका ये है। अब इसका मटेरियल किस मटेरियल का बना होता है पंच, तो पंच बना होता है हाई कार्बन स्टील का, ओके, ये याद रखना है। हाई कार्बन स्टील हो सकता है, अला स्टील हो सकता है, या यहां पर देखो हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, या अला स्टील भी ले सकते हैं आप, यहां पर अलाय स्टील, ठीक है, अला स्टील भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलेगा, समझ में आ गया था अपने को। इसके बाद बात करते हैं हम कि पंच के कौन से पार्ट्स होते हैं, पंच में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो पंच में नॉर्मली हम 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, पंच तो होता है एक ही है पूरा ऐसा, ठीक है, पूरा ऐसा एक ही होता है, लेकिन हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो उसका भाग होगा वो क्या होगा, हेड, ऊपर वाला भाग, जैसे ये हेड है, ऐसी हेड होता है, जो क्या होगा, बेसिकली इसका यूज क्यों किया जाता है, हेड का यूज, इस पे हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं हैमर से, हैमर से चोट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसका यूज इसीलिए हेड का, और ये फ्लैट होता है। और यदि इसमें कभी मशरूम हेड बन जाए तो उसका यूज नहीं करना है, ये भी याद रखना है हमने, ठीक है, क्योंकि पंच करते हम इस पे हेड, हेड पे हैमर से कभी स्ट्राइक करेंगे तो हेड फैल जाएगा, फैलेगा ना, जब ज्यादा पुराना हो जाता है तो नॉर्मली फैल जाते हैं, तो उसका यूज नहीं करना है। यदि फैल जाता है तो क्या होता है, एक मशरूम हेड मतलब समझ रहे हैं क्या, है ना, मशरूम हेड मतलब एक वो होता है ना, कुकुर मुत्ता जानते हैं, जो भी खाते हैं हम, वो होता है मशरूम जिसको बोलते हैं, हाँ, उसके जैसे छाता बन जाता है, ठीक है। अब वो छाता होगा तो क्या तुम्हारे हाथ में कभी लग जाएगा। तो यदि ज्यादा नहीं बना है तो उसको ग्राइंड कर सकते हो, और यदि ज्यादा ही बन गया है तो उसको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। जिस पर हैमर मारते हैं वो भाग क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, ठीक है। इस पे हम, ये क्या होता है, फ्लैट होता है। अब बात करते हैं बॉडी, बॉडी क्या होगा, जो हेड के नीचे होगी, और नीचे एक पॉइंट भी होता है, पॉइंट के जो ऊपर होगी वो क्या कहलाएगी, बॉडी कहलाएगी। और बॉडी, बॉडी क्या होती है, या तो वो क्या होगी, हेक्सागोनल हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, देखो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, मतलब राउंड हो सकती है, बेलनाकार, या वो हेक्सागोनल भी हो सकती है, ठीक है। अब ये इसपी की बॉडी पर जो होता है नर्लिंग की जाती है, बॉडी पर देखा था, नर्लिंग की जाती है, नर्लिंग क्यों की जाती है, हम्म, ताकि ग्रिप अच्छी बनी रहे, पकड़ अच्छी बनी रहे, ठीक है। हेड और पॉइंट के बीच का जो भाग होता है, बताया मैंने, हेड और पॉइंट के बीच का भाग क्या कहलाता है, हमारा बॉडी, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट, जो बॉडी के नीचे रहेगा, और मेन इसी का काम होता है पॉइंट का, जो बॉडी के नीचे वाला पार्ट होगा, ये पार्ट कैसा होता है, नुकीला, नाम ही पॉइंट से ये नुकीला होगा, और इसी का यूज हम क्या करते हैं, इसी से हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है। और एक चीज, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है इसको, उसके पीछे रीजन क्यों, हार्ड एंड टेम्पर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये वियर आउट हो जाएगा, या घिस जाएगा, टूट जाएगा, ये भी कह सकते हैं, इसलिए इसको हार्ड एंड टेम्पर, ठीक है। वियर आउट तो हो जाएगा तो फिर कोई काम का रहेगा नहीं है, ठीक है, यहां तक कंफर्म है, यह भाग नुकीला होता है और हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, इसमें ज्यादा ये नहीं करना है। और अब हम आगे चलते हैं, ये इसको देख लो, जो चीज अभी मैंने बताया ये वही है, बनाया गया काहे का जब बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील, अलाई स्टील, या टूल स्टील, ओके।
ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत, हाँ ये और याद रखना है, दो दो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, दो पंच के बीच में पंचिंग करेंगे तो 3 से 5 mm, 6 भी हो सकती है 5 भी, क्योंकि मैंने ये स्लाइड में लिखा नहीं इसलिए यहां लिखा, ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं हम पंच कितने टाइप के होते हैं। पंच बहुत टाइप के हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, अलग अलग यूज के लिए अलग अलग पंच होते हैं, ठीक है। हमने नॉर्मली अभी तक कितने पंच देखा होगा, 3 पंच आपने नॉर्मली, ज्यादा भी देखा होगा, लेकिन नॉर्मली हमारे जो आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं वो 3 ही पंच होते हैं, 3 होते हैं ना। कौन से होते हैं, एक तो हम प्रिक पंच बात करते हैं, डॉट पंच की बात करते हैं और सेंटर पंच, बस ये 3 ही पंच सुने हैं। लेकिन इन तीनों पंच के अलावा भी हमारे पास पंच हैं, वो कौन से पंच हैं, एक होता है पिन पंच, सॉलिड पंच, ड्रिफ्ट पंच, ऑटोमेटिक पंच होगा, हलो पंच होगा, नंबर पंच होगा, लेटर पंच होगा, बैल पंच है, इतने टाइप के हमारे पास पंच होते हैं। और भी कुछ है, आपको याद दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा, देखो ट्रांसफर पंच, ठीक है, और इजेक्टर पिन पंच, ये भी होते हैं। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स के पंच है, तो इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं किसकी, प्रिक पंच की। प्रिक पंच का नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना, हाँ तो वही होता है, बता रहा हूं क्या होता है। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल जो होता है कितना होता है, 30 डिग्री, और इसका जो यूज होगा वो हमेशा जो सॉफ्ट मेटल होंगे ना, सीट मेटल सॉफ्ट में, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, इसमें यूज किया जाएगा। और प्रिक पंच का जो बेसिक यूज होता है ना इसका, क्योंकि जो पॉइंट एंगल होता है कितना होता है, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री, तो इसका एक्चुअल में पॉइंट बहुत नुकीला होता है, तो गहरा जाता है। हम इसको उस काम में यूज करते हैं जहां पर हमारे को डिवाइडर या ट्रेमल से आर्क चाहिए होता है। बात समझ रहे मेरी, डिवाइडर, कैंपस या ट्रेमल से आर्क चाहिए होता है, या क्या चाहिए होता है हमारे को, ठीक, अपन इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। देखो इसका एक चीज याद रखना है कि पॉइंट एंगल जो होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब ये क्या होगा, थोड़ा नुकीला होगा, ठीक है। तो इसका यूज हम किस लिए करेंगे, ये तो बोला था कि इसका सीट मेटल में यूज किया जाएगा, जो जो मेटल्स की सीट होती है वो जो सॉफ्ट वाली सीट होती है उसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मेनली इसका जो यूज होता है विटनेस मार्क के लिए नहीं किया जाता है, जो मार्किंग के लिए होता है ना, प्रिक पंच का नहीं किया जाता है, ये चीज हमको याद रखना है। इसका यूज किया जाएगा आर्क बनाने के लिए, आर्क, और यदि सर्कल बनाना है आपको, सर्कल बनाना है तो उसके लिए यूज किया जाएगा। और जब क्या करेंगे हम, सीट होती है, सीट के ऊपर पॉइंट मारेंगे, सीट के ऊपर हमारे को आर्क चाहिए या सर्कल चाहिए, और किससे चाहिए होगा वो, या तो वो डिवाइडर, कंपास या हमारे ट्रेमल के थ्रू चाहिए होगा, उसके कंडीशन में हम वहां पर क्या करेंगे, प्रिक पंच करेंगे। बात समझ रहे हैं हमारी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को यहां पर किया जाता है, और बहुत ही शुद्धता वाले और बारीक कामों के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, ये समझ में आया। नेक्स्ट अपना है डॉट पंच। डॉट पंच का जो यूज किया जाता है वो विटनेस मार्क के लिए किया जाता है। विटनेस समझते क्या होता है, विटनेस मतलब गवाही वाले मार्क्स के लिए, मतलब हमने मार्किंग किया था किससे, स्क्राइबर से मार्किंग कर लिया था, देन अब उसके बाद क्या करना है, उसको परमानेंट करना है, ठीक है। परमानेंट करना है तो हम किससे करेंगे, इससे करेंगे, विटनेस मार्क करने के लिए। इसका एंगल जो होता है वो कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। एक मिनट, एंगल जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये आपने याद रखना ही रखना है। और इसमें इसका यूज करेंगे हम मार्किंग के लिए, जो हमारे जॉब बनते हैं ना हमारी वर्कशॉप में, उसके लिए इस पंच का, डॉट पंच का ही यूज किया जाता है विटनेस मार्क के लिए। ये आपने याद रखना है। प्रिक पंच और सेंटर पंच का भी यूज नहीं किया जाता है, यूज किया जाता है ये अपने डॉट पंच का, ठीक है। समझ में आया, विटनेस मार्क के लिए, ओके। ये एंगल कम होने से बिंदु गहरा तथा कम व्यास का बनता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसका एंगल ये दिया हुआ यहां भी। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सेंटर पंच की। तो सेंटर पंच का पहले बोला, इसका एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसका यूज किस लिए होगा, कि यदि हमारे को कहीं पर ड्रिल करना है तो ड्रिल करने के लिए हमारे को क्या होगा, वहां पर एक मार्क चाहिए होगा कि हमको यहां ड्रिल करना है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, सेंटर पंच से
मार्क करेंगे। और सेंटर पंच का क्या है, चूंकि देखो 90 डिग्री, तो इससे क्या होगा, बड़े डायमीटर का पॉइंट बनेगा। जो पॉइंट का जब मारेंगे वहां पर हम, तो उसका डायमीटर क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारा ड्रिल लोकेट होगा वो एकदम उसमें फिक्स बैठ जाएगा। ठीक है, इस केस में हम इसका यूज करेंगे, सेंटर पंच का। ठीक है, ड्रिल करने के लिए, होल के केंद्र को लोकेट करने के लिए। और एक चीज लिए किया जाता है सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए भी। यदि कहीं पर अगर सेंटर पॉइंट है उसको और गहरा करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास पिन पंच का। ठीक है, और एक पंच पढ़े थे हमने, पिन पंच। पिन पंच, इसका यूज जो है ना, पिन पंच का मार्किंग के लिए नहीं करते हैं हम। पिन पंच है ना, इसका यूज हम मार्किंग के लिए नहीं करते। क्यों मार्किंग के लिए नहीं करते, क्योंकि इसमें पॉइंट ही नहीं होता है। जैसे हमारे अभी के जो शुरू के पंच थे उनमें क्या था, उनमें एक शार्प पॉइंट था, एकदम बॉडी के बाद पॉइंट था। लेकिन यहां पर देखो, बॉडी के बाद एक लंबा सा ये है, एक लंबी सी डायमीटर का निकला हुआ पिन टाइप निकला हुआ है। इसका यूज किस लिए करते हैं, डॉवेल या टेपर पिन को निकालने के लिए। ठीक है, पिन पंच का यूज इस टाइप से होता है। डायग्राम नजर आ रहा है, नजर आ रहा होगा। ठीक है, पिन, डॉवेल पिन का, डॉवेल पिन या टेपर पिन। डॉवेल पिन अभी वो ब्लैक, जब क्या होता है, दो जब डाई दो जो ये होते हैं ना मोल्ड पैटर्न जो होते हैं, जब फिक्स करते हैं, तो जब पैटर्न को फिक्स करना होता है, दो पैटर्न को फिक्स करना होता है, तो उसको एकदम अलाइनमेंट में, मतलब सीध पे फिक्स करने के लिए जो पिन लगाई जाती हैं उनको बोलते हैं डॉवेल पिन। पैटर्न को, वर्ड बोल रहा था मैं, पैटर्न को एक्चुअल में जो पैटर्न होते हैं, पैटर्न बनते हैं ना, यदि आपको कुछ चीज बनानी है, कास्टिंग करनी है, तो उसके लिए पहले पैटर्न बनाया जाता है। अब पैटर्न बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, मोल्ड बनाए जाते हैं, तो उसमें फिक्स करने के लिए लगाई जाती है डॉवेल पिन। ठीक है, मोल्ड में लगी होती है। ये समझ में आया पिन पंच कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम ड्रिफ्ट पंच। ड्रिफ्ट पंच भी हमारा उसके जैसे, नॉर्मल पंच के जैसे नहीं होता है। इसमें भी थोड़ी पिन टाइप निकली होती है, और इसके पिन तो निकली होती है, और इसके सामने भाग पर देख पा रहे होंगे आप, कुछ इस तरह से, या तो ये राउंड हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, या किसी भी आकार का हो सकता है। और इसका यूज किस लिए करेंगे हम, पतली चादर में होल करने के लिए। ठीक है, या उस बने हुए पहले से जो होल बना हुआ है उसको फिनिश करना हो, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पंच हो गया, ड्रिफ्ट पंच। अब ड्रिफ्ट पंच के बाद हम बात करते हैं बैल पंच। बैल नाम से ही पता चल रहा है, घंटी, कुछ घंटी टाइप का होगा। ठीक है, तो ये सेम इसके जैसे होता है। इसमें क्या होता है, देखो ये कुछ घंटी टाइप है, गोल गोल है ना, ये कुछ घंटी टाइप है गोल गोल ये, और इसके बीच में लगा हुआ है पंच। ठीक है, तो ये जो पंच होता है ये स्प्रिंग के सहारे इस पे लगा होता है। यहां दिख रहा होगा, यहां पर जो होता है ये, यहां पर देखेंगे, यहां पर स्प्रिंग के सहारे ये लगा होता है, और इसके द्वारा किसी भी राउंड बार का सेंटर के लिए, सेंटर पे हमारे को क्या करना है, लोकेट करना है, सेंटर निकालना है, या सेंटर पे हमको क्या करना है, मार्क करना है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, घंटी के यहां पर भी वही लिखा है, घंटी के आकार का होता है, एक पंच लगा होता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, यहां पर स्प्रिंग। ठीक है, यहां पर, और उससे सेंटर निकाला जाता है। ठीक है, इतना तो बन गया, समझ में आ गया होगा। अब से बेल पंच के बाद बात करते हैं हम ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच कैसे, ऑटोमेटिक पंच दिख रहा होगा आपको, यहां पर कैसा होता है, मैं इसके बारे में बता रहा हूं ऑटोमेटिक पंच एक्चुअल में होता कैसा है। ऑटोमेटिक पंच के लिए जो होता है ना, आपको किसी भी टाइप के हैमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मार्किंग करने के लिए हैमर का यूज कर रहे थे ना। लेकिन ऑटोमेटिक पंच में आपको हैमर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें क्या होगा, ये जो पूरी बॉडी दिख रही है ना, ये पूरी बॉडी क्या होगी, नर्ल होगी। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, स्प्रिंग लगे दिख रहे हैं आपको, यहाँ दो दो मैंने डायग्राम दिखाया है, स्प्रिंग लगे दिख रहे हैं। इसमें क्या होता है, और एक ऊपर कैप होती है, ये कैप भी नजर आ रही होगी आपको यहाँ पर, कैप, इस कैप, ये कैप भी नर्ल होती है। तो आप क्या करेंगे, हम कैप से ऐसा दबाएंगे ना, जब उसको कुछ इस टाइप का ही होता है, कैप से ऐसा दबाएंगे तो यहां पर क्या होता है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, जैसे ही आप दबाएंगे तो ये पंच लगा होता है, पंच के ऊपर हैमरिंग एक्शन होता है, पंच के ऊपर क्या होगा सॉरी,
हैमरिंग एक्शन होगा तो क्या होगा, पंच आएगा नीचे और वो क्या करेगा, उस पर मार्क करेगा। ठीक है, ऐसा दबाएंगे आप ऐसा, तो यहां पर बीच में स्प्रिंग लगा होगा तो स्प्रिंग को पुश करेगा, और यहां पर एक लोड लगा हुआ, ये दिख रहे, तो वो उसके ऊपर जा रहा है तो उस पर हैमरिंग एक्शन हो रहा है। ओके, तो उस वजह से वहां पर क्या होगा, मार्क होगा। अब क्या होता है, एक कैप की तरह होता है पेन का, ये इसको ना ऑटोमेटिक पंच को एक ऐसा भी समझ सकते हो, आपका पेन आता है ना ऐसा क्लिक करने वाला, और बंद चालू करते हैं हम, बार बार क्लिक करते रहते हैं, कुछ उसी टाइप से समझ लीजिए। उसमें भी एक स्प्रिंग लगा होता है ना नीचे, तो इसमें भी स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, क्या स्प्रिंग एक्शन होता है तो वो हैमरिंग एक्शन करता है उसके ऊपर, उस वजह से नीचे स्ट्राइक करता है और उस पर जो हमारे जॉब होगा उस पर क्या होगा, मार्क कर देगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि यदि आप कैप को घुमाकर ऊपर करने से निशान गहरा आता है, यहाँ कैप लगी होती है ना, ये जो कैप होती है ये ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे हम पेन खोलते हैं ना उसके जैसे होता है। जैसे कैप को आप ऊपर करेंगे, ऐसा खोल के ऊपर आएगा तो निशान क्या होगा आपका, गहरा आता है। उसका एक सीधा सा रीजन है, ऊपर एक करेंगे स्प्रिंग थोड़ा तनेगा तो क्या होगा, जैसे ही दबाएंगे तो ज्यादा इंपैक्ट आएगा, अब इंपैक्ट ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ये ज्यादा नीचे तक जाएगा। ठीक है, और जैसे आप कैप को क्या करेंगे, नीचे करेंगे, घुमाकर नीचे करेंगे, मतलब टाइट सा करेंगे, तो आपको क्या होगा, निशान कम गहरा मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या। कैप उसके ऊपर लगा होता है, इसका एक वीडियो है लेकिन वो चल नहीं रहा है अभी, मैंने यहाँ वीडियो डाल के रखा था, यहाँ वीडियो था वो वर्किंग प्रोसेस का, लेकिन है नहीं, चल नहीं रहा एक्चुअल में। ठीक है, चलो कोई ना, समझ में तो आ गया होगा ना कि उसमें हैमरिंग एक्शन होती है, ऑटोमेटिक पंच में कुछ नहीं है। ठीक है, और कैप जैसे खोलोगे तो ऊपर खोलोगे तो निशान गहरा जाएगा, नीचे करोगे तो निशान कम हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉलिड पंच की। सॉलिड पंच जब हम, क्या होता है, कोई भी सीट होती है, सीट या हॉट मेटल होता है, उसमें होल करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी सीट होगी या होल होगा तो उसमें पंच लगाया जाएगा, ऊपर से हैमरिंग एक्शन की जाएगी और नीचे डाई रखी जाएगी, ये चीज याद रहे, डाई रहेगी तो ही उसमें होल होगा। ठीक है, किसी भी सीट में या हॉट मेटल में होल करने के लिए, आर पार होल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, नीचे डाई रखना जरूरी है। ठीक है, ये समझ में आया, आया हो गया। अब देखें नेक्स्ट हॉलो पंच। हॉलो पंच का डायग्राम दिख रहा है। हॉलो पंच का यूज किसी भी सॉफ्ट चीजों में, सॉफ्ट में क्या, या तो कोई गत्ता हो सकता है, या कोई चमड़े का पीस ये हो सकता है, चमड़े का ये मतलब मुलायम, कोई कोई भी मुलायम मेटल हो सकता है, चमड़ा हो सकता है, पेपर हो सकता है, उसमें होल करने के लिए हम हॉलो पंच का यूज करते हैं। तो इसमें होता कैसे बता रहे हैं, ये बहुत अच्छे से, अगर हॉलो पंच देखा होगा तो देखना, उसका जो सामने का पार्ट होता है वो ग्रैंड होता है और थोड़ा शार्प होता है। अगर उसको टच करके देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये ऊपर का, यहां पर भी दिख जाएगा, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है एकदम शार्प होता है। अब इसको क्या करते हैं, हम किसी भी सॉफ्ट मटेरियल पर रखेंगे, हैमर से मारेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वहां से वो होल हो जाएगा। ठीक है, उसी के लिए इसका यूज करते हैं हम। अब ये यहां पर ये कटा हुआ भाग दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, यहां से मटेरियल निकल जाएगा, जो कटा हुआ पीस होगा ना वो यहां से आउट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। देखो, इसका प्रयोग चमड़े की सीट, रबर की सीट, लेदराइज, गत्ता आदि में होल करने के लिए यूज किया जाता है, और इससे कटे हुए स्लॉट से स्क्रैप का मटेरियल बाहर निकल जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है वहां पर भी, यहां से ये वाला एरिया ग्राइंड होता है, ये शार्प होता है, इसलिए कट जाता है और वहां से यहां से मेटल निकल जाता है, ये कटे हुए पोर्शन से। ठीक है, इसमें कोई डाउट ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसको तो देखा होगा आप लोगों ने, नंबर पंच। नंबर पंच मतलब जिसका यूज नंबर की मार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है, इसमें होता कहां से कहां तक है, 9 से 0 से 9 तक, इसमें होते 0 से 9 तक, जो पंच होते हैं इसमें 0 से 9 तक होते हैं। अब 0 से 9 तक मतलब 10 पंच होने चाहिए इसमें तो, लेकिन होते इसमें, ये याद रखने वाली बात, इसमें 9 ही पंच होते हैं, जो नंबर ऑफ पंच की संख्या जो होती है वो 9 होती है। अब 9 कैसे होती है, इसमें आप देखेंगे जो 6 होता है, 6 दो काम करता है, 6 का भी काम करता है और 9 का भी काम करता है, इसलिए एक पंच कम हो जाता है।
तो आपने ये याद रखना है कि नंबर पंच में जो संख्या होती है पंच की वो कितनी होती है, 9 होती है। ओके, और सेट में 9, 0 से 9 तक पंच होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बात करते हैं, अब एक ही पंच बच गया हमारे पास, लेटर पंच, जिसमें लेटर्स, लेटर मतलब जो एबीसीडी होती है उसके लिए पंच होता है, ए से जेड तक इंग्लिश के लेटर होते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारी एबीसीडी होती है, जब हमारे को कुछ भी पंच करना होगा, इफ एनी केस आपका हमारे जॉब पे अपना नाम पंच करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लेटर पंच का, ए से जेड तक होता है उसमें। ठीक है, ए से जेड तक। अब इसमें भी एक याद रखने वाली बात यह है कि ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं ना, 26 होते हैं, हमने सबको याद होगा 26 होते हैं। बट इसके सेट में जो पंच होते हैं वो कितने होते हैं, 27। तो इसमें जो होता है, एक जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। अगर यहां से अच्छे से देखेंगे आपको यहां नजर आएगा एंड, एंड वाला है, मतलब और वाला जो ये होता है ना, ये कुछ लिखते हैं ना, राम और श्याम वाला, तो इस टाइप का एंड, हाँ वही राम एंड श्याम, और बोला है एंड में बोलो, ठीक है, तो उस टाइप का ये एंड वाला ये ज्यादा होता है। ये चीज याद रखना है बस आपने, कि इसमें भी उसमें एक कम होता है और इसमें एक ज्यादा होता है, बस यही याद रखना है। तो इसमें इसके साइड में कितने 27 पंच होते हैं। ठीक है, बस इसके बाकी का जो मेंटेनेंस है वो समझ लेना। ठीक है, मेंटेनेंस मतलब कैसे रखना है, केयर कैसी करना है, तो ये लगा के जब भी जितने बार भी यूज हो तो उसको ऑयल लगा के रखना है। ऑयल तो नहीं लगाते हैं लेकिन उसको साफ करना है, अच्छे से रखना है। ठीक है, मेंटेनेंस तो खुद से समझ जाओगे, बस इसके लिए इतना ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।